बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल का ये शेर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास के दौरान अपनी काबीना के अरकान को सुनाया। उन्होंने बहुत सी बातें की और ये भी कहा कि उनकी हुकूमत के 1 साल के दौरान अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं ला सकी। बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं ला सकी, लेकिन अपोजिशन के अलावा भी पार्लियामेंट में कुछ लोग हैं और उनमें है एक सेनेटर फैसल वाडा साहब जो के स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम अफेयर्स के चेयरमैन हैं। और आज ही जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास से ख़िताब किया तो उससे कुछ देर पहले फैसल वाडा साहब ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी जिसके वो चेयरमैन हैं उसके इजलास में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है उसको ब्रेक किया। और वो स्कैंडल क्या था कि पोर्ट कासम अथॉरिटी कराची जो है उसकी 500 एकड़ ज़मीन जो है उसको 50 साल की लीज़ पर चंद अरब रुपए के एवज़ दे दिया गया था, जिसमें कि बकौल फैसल वाडा साहब के हुकूमत को सरकारी ख़जाने को 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो ये आज जब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़ अपोजिशन कोई स्कैंडल सामने नहीं ला सकी, सही कहा, अपोजिशन तो नहीं ला सकी लेकिन फैसल वाडा साहब तो ले आए। तो मुनासिब होगा कि आज हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का 1 साल पूरे होने पे जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, फैसल वाडा साहब उसको सामने लेके आए, तो उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। तो आप भी यकीनन यही कहेंगे कि अपोजिशन जो है उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, वो स्कैंडल सामने नहीं लेके आई, लेकिन आप तो एक स्कैंडल सामने लेके आए। और इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि थोड़े दिन पहले जब आपने स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम अफेयर्स का इजलास तलब किया 27 फरवरी को, तो जब एजेंडा उसका जारी हुआ, ये मेरे पास उसकी कॉपी है कि आपने जब इजलास तलब किया और उसका एजेंडा जारी किया, एजेंडे में आपने लिख दिया कि जी पोर्ट कासम अथॉरिटी की 500 एकड़ ज़मीन का मसला मैं डिस्कस करूँगा। तो उससे एक दिन पहले 26 फरवरी को पोर्ट कासम अथॉरिटी ने ये लीज़ जो है ये कैंसिल कर दी। तो करप्शन तो है ना ये। मीर साहब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। देखिए मीर साहब, एक्चुअली 27 को जब मैंने एजेंडा किया तो उससे पहले मैंने 4 दिन पहले एक मीटिंग चेयर की थी और उसके 72 घंटे के अंदर उन्होंने कैंसिल कर दी। 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर 60 अरब की ज़मीन कैंसिल होगी। और ये वो ज़मीन है जो इन्होंने पिछले साल जुलाई 2024 में, जी सर, 9/7/2024 को अप्रूव करके अप्रूवल दी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे और यही मिनिस्ट्री थी और यही था। और इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ही है। मैंने उस वक्त इनको कहा कि आपने एक तो ये 10 करोड़ रुपए एकड़ या 8 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन है जिसकी ऑफिशियल वैल्यू पोर्ट कासिम कहता है 4 करोड़ रुपए एकड़ है, उसको 10 लाख रुपए एकड़ में दे दी। उन्होंने 2% लिए, 8% पे पोजेसन देना था, वो बात भी ठीक निकल आई। और उसके बाद वही बोर्ड उन्हीं लोगों ने 72 घंटे के बाद उसको कैंसिल कर दिया। तो मैंने तो समझे कि 72 घंटे में 72 अरब रुपये पाकिस्तान को मांग दे दिए 1 अरब रुपये घंटे के हिसाब से। और मैंने आज भी जब मीटिंग चेयर की तो मैंने उनको ये बताया कि जी, वो मुझे ले जा रहे थे कि जी लिटिगेशन में था, ये तो 5 का केस था तो 15 में हुआ। मैंने उनको बताया कि जी सबसे पहली चीज़ ये कि आपसे मैंने ऑफिशियली मांगी एक चीज़, उसके 72 घंटे में आप कैंसिल कर रहे हैं, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। उस 72 घंटे में क्या हुआ? उस 72 घंटे में उन्होंने एक रिबटल दिया उन अखबारात में जो शायद छाया नहीं होते या पढ़े नहीं जाते, नामालूम अखबारात में, और वो भी कराची के, ठीक है, उन पे उन्होंने रिबटल दे दिया। अखबार पे एक उन्होंने लगवा दी अपनी। जी अच्छा, मुझे ऑफिशियल नहीं दिया, मैं उनसे कह रहा हूँ भाई मुझे ऑफिशियल दे, दाएं बाएं से भी। तो ये अब एक कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ पोर्ट कासम अथॉरिटी जो है उन्होंने खबर की तरदीद की, दूसरी तरफ इसको कैंसिल भी कर दिया। ठीक है, मतलब मैं तो उस पर आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ। अभी तो सिर्फ ये स्कैंडल का सर टिप है, ये 50-60 अरब रुपए, अच्छा टिप ऑफ द आइसबर्ग। सर 365 अरब के पैसे लेंगे, 500 एकड़ देंगे, 365 एकड़ के पैसे दें आप मुझे, वो भी ऑडी कॉनी के भाव, 2% के ऊपर। अभी वो 2% ही मैंने कहा मुझे दिखाएं कि 2%। अच्छा, ये इन्होंने ज़मीन 5 अरब में बेची है?
5 अरब में बेची, 2% यानी कि 10-12 करोड़ रुपए लिए, 8% पे लिखा है, ये कोई इनकी अप्रूवल लिखा हुआ है, 8% और देगा तो इसको पोजीशन दे देगा, 4 साल में पेमेंट करेगा 10 करोड़ रुपए एकड़ वाली जमीन की, 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से। और इसकी मालियत इस 500 एकड़ 60 अरब 60 अरब है। हाँ 60 अरब। उन्होंने आगे केसेस में हमें खुद ही ब्रीफ किया कि हमने आगे जो जमीनों की, अच्छा फिर सेलेक्टेड वो है सेटलमेंट्स है, या तो आप कोर्ट में 500 केसेस अगर सबको कर दें, मर्जी है कि 101 निकाल लें, 205 निकाल लें, 251 निकाल लें, 320 निकाल लें। अच्छा जी, जिससे पूछे, जब हम पहली मीटिंग बैठे तो हमने कहा मिनिस्टर साहब से कि सर आपको पता है? उन्होंने कहा नहीं। कैसर शेख साहब मिनिस्टर, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। उस वक्त उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, पहली मीटिंग में। तो इनकम्पिटेंट हुआ ना फिर। सुने ना सर, उसके बाद फिर सेक्रेटरी साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो बोर्ड मेंबर थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता उस वक्त। सुने आप, एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं जिनके दस्तखत आपने आज पकड़े। हाँ ठीक है सर। उसके बाद चेयरमैन पोर्ट कासिम की वो 2 महीने पहले आए थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। आज जब मैं गया तो मैंने पूछा उनसे कि जी एडिशनल सेक्रेटरी साहब आपने तो कहा था, मैं तो मुझे नहीं पता थी, आपको ये 500 एकड़ याद आया? उसका हिसाब, उन्होंने कहा मैं बैरून मुल्क था, लेकिन मैं पता नहीं कंप्यूटर पर बैठ के मैंने किया, तो मैंने कहा मिनट्स तो आए थे, तो आपने गलत बयानी की, छुपाया। ठीक है, खैर वो आई गई बात की। उसके बाद सर चेयरमैन पोर्ट कासिम ने ब्रीफ किया, चेयरमैन पोर्ट कासिम को मैंने कहा देखिए अगर आप इस करप्शन का हिस्सा नहीं है, बेईमानी का हिस्सा नहीं है, और डिफेंड गलत करेंगे तो फिर मैं लड़ाई लड़ूंगा आखिर तक, और कागज़ के बेस पे करूँगा। उन्होंने कहा नैब का केस था, मैं नैब के कागज़ में मैंने अपनी फाइल से निकाला, नैब का कागज़, नैब का कागज़। ये मैंने सर जो काम, ये जो कागजात है ना सर, ये जो कागजात है, ये 5 साल में पोर्ट कासिम नहीं जमा कर सकती, 5 साल में FIA नहीं जमा कर सकती, 5 साल में नैब नहीं जमा कर सकती, जमा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जी फलानी डॉक्यूमेंट का फलाना कागज़ हमारे पास नहीं है। मैंने कहा सर ये नहीं, आपके पास कैसे है? अच्छा सर, मैं इस पर कलमा पढ़ के रोज़े में आपको बोल सकता हूँ, आप उसे उठवा भी दीजिएगा कुरान। सर देखिए, जहाँ मेरे 100 दुश्मन है ना, वहाँ मेरा एक दोस्त है। अच्छा, मेरी दाएं बाएं से रिपोर्टें क्या गई हैं, सेनेटर को पता ही नहीं है, वो उसको इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि आपने इन अखबारात में एक खबर चला दी। अच्छा सर, उसको भी छोड़ दें, फिर आप आ जाए सर। अच्छा, आपने जब उनको नैब का कागज़ दिखाया एडिशनल सेक्रेटरी साहब को, तो उन्होंने अपना झूठ माना कि मैंने आपसे झूठ बोला था? सर उन्होंने ये तो मुझे नहीं कहा कि मैंने झूठ बोला, पर उन्होंने कहा, मैंने कहा आइंदा आपने अगर, आपके पास सारे कागज़ हैं, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने आपके सामने सच बोला या झूठ बोला? इसका जवाब झूठ बोला ना, सबने झूठ बोला। आज उस सेक्रेटरी ने मान लिया कि हाँ मैंने झूठ बोला। हाँ, मतलब उससे कहा कि वो मैं तो गया हुआ था, मतलब मुझे एक्सक्यूज करने की कोशिश की। सर देखिए, क्वेश्चन ये है कि सर इसमें अरबों खरबों, सर अब सुने ना जी, इसमें ही इसको छोड़ दे, अभी बाकी मैं आ रहा हूँ। इसमें फिर वो ये कहते हैं कि नॉन यूटिलाइजेशन फंड भी माफ। अच्छा, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल कंपनी ने बिड करना था, इंटरनेशनल कंपनी नहीं रह गई, लोकल आदमी से काम कर रहे हैं। अच्छा, वो लोकल आदमी भी डिफॉल्टर है पहले का ही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नाम पे झूठ बोला, फ्रॉड कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है लेकिन लोकल कंपनी थी, लोकल कंपनी निकली, क्योंकि उसने कहा जी वो फॉरेन तो भाग गया। तो मैंने उनसे जब ये पूछा कि आप समझते थे पार्टी पैसे कर सकती है, सारे के सारों ने कहा कि नहीं, पार्टी पैसे नहीं पैसे, मैं तो मेरे फेवर इस एक आदमी को क्यों मिले रहे। ठीक है सर। अच्छा, उससे आगे आए, फिर इन्होंने एक और रिफाइनरी है सर, मैंने कहा जी उसका डॉक्यूमेंट, मैंने उनसे कहा कि जी आपने जो है वो क्यों किया ये सर। मैंने कहा आपने कैंसिल किया? नहीं सर, हमसे आपने डिटेल नहीं मंगवाई थी। मैंने कहा एजेंडे में लिखा है भाई 2018-2024 की, ठीक है, ये एजेंडा नहीं सर, ये वाला नहीं मंगवाया था आपने। मैंने कहा भाई, मैंने कहा जितना है सब ले आओ, ठीक है। ये एक शॉन रिफाइनरी है, उसको कैंसिल किया है 2017 में, वो रिस्टोर हो गई 2324 में। उसकी मजाक कहानी सुने, वो पोस्ट डेट चेक दे रहे हैं, और कह रहे हैं ना तुम हमें एक है, वी शॉन लिख रहा है, वी हैव नॉट रिसीव्ड द जॉइंट एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट नॉर वी हैव रिसीव्ड द कैंसिलेशन नोटिस विड्रॉल लेटर। बदमाशी भी है, ये चीजें तुमने बोली है, दी नहीं अभी तक। ठीक है, डेट क्या है सर? 3 मई 2024 इस हुकूमत का। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद
एक इंटरफ्लो करके कंपनी है सर, उसका हमने निकाला 200 एकड़ एक है, 100 एकड़ एक है, 20 एकड़। अभी सब मैं पोर्ट कासिम में हूँ, अभी केपीटी में आ रहा हूँ, केपीटी की भी चीज़ें लाए हूँ सर। अभी जहाज़ों के ऊपर केपीटी में भी जमीन गई। हाँ 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 सर, ये तो सर देखिए मैंने आज 60 अरब दिए, मेरा हिसाब है, एस्टिमेशन है मेरी कि 800, 1000, 1500 अरब वापस कर दूंगा। ये मिनिस्ट्री पूरा लोन पे एक मिनट आज आपने 60 अरब रुपए की करप्शन रोकी है? नहीं रोकी नहीं, वापस हो कैंसिल कर दिया ना सर, वापस कर दिया। हाँ। मजीद कितना आप रोकेंगे? सर मेरे ख्याल से अगर मैं अगर बहुत लो स्पीड पे गया तो 700 अरब, और अगर मैं फुल थ्रॉटल पे गया 1500, 1400, 1200 अरब रुपए की। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी में 1200 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है? सर मैं आपको इसका जवाब ये देता हूँ कि सर जब पाकिस्तान बना उसको छोड़ दें, वो तो 3,35,000 थी हमारे पास ज़मीन एकड़। मैंने भी उनसे कहा 5-7 साल का सवाल जवाब दे, उन्होंने कहा 14,000 एकड़ हमारे पास जगह है, जो इनका फिगर ठीक था। मैंने कहा कितनी बची है? 35 एकड़। 2018 से लेके 2025 तक इनके पास 14,000 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से अब सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन बाकी बची। हाँ लेकिन सर मैं समझता हूँ कि वो एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने गलती हुई है। तो मैंने तो 2018 का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया ना। 2018 से भी पहले 14,000 थी, उसमें एक हमारी कराची की अच्छा, पार्टी आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है पोर्ट कासिम अथॉरिटी की? पोर्ट कासिम अथॉरिटी के जो जिम्मेदार हैं उनके पास इंफॉर्मेशन कम सर मैंने उनको बताया चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब हंस भी पड़े। मैंने कहा ये आपकी दराज से निकला हुआ है। मैंने कहा परसों आप बहुत गुस्सा हुए हैं किसी के ऊपर, आपने कहा कि क्या तबाही मचाई हुई है, हंसे थे कह रहे हैं ऐसे ही हुआ। तो मैंने कहा मैं चेस बोर्ड बनाता हूँ, मैं तो नालायक हूँ सर, मैं तो अहल लोगों के अहल जमहूरी जनाजे, जो आपका शौक था जमहूरियत का, भुगते हैं आप ये। अच्छा ये तो 18 में भी अली जैदी साहब ने भी एक्ट पास कराए हुए हैं, उस एक्ट के तहत काबीना बाईपास हो गई है, वो खुद ही है। ठीक है, मैं तो दुआ गो हूँ कि कैसर शेख साहब भी अल्लाह मियाँ उनको खैर खैर से वज़ीर शिपिंग का रखे। मैंने तो उनसे भी कहा, वो भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने इस बार उनको कहा आज मीटिंग में, मैंने कहा मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप बार बार मुझे कह रहे हैं पीछ पहले ये हुआ, पहले फलाना। मैंने कहा भाई 5,000 साल पहले का एक किस्सा है, कंक्लूड कब हुआ है? कंक्लूड हुआ है 9/7/2024। बच्चा यतीम था, लावारिस था, उसकी माँ का बाप डाकू था, फलाना था, और ड्रग एडिक्ट फलाना। भाई ये कंक्लूड करके इसने मेन अटैक किस दारी को किया? अच्छा ये बताएं कि आपके ख्याल में जो मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं कैसर शेख साहब, वो इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है? देखिए अमीर साहब, देखिए मैंने तो उनको पहले ही कहा था कि वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं भी हैं, जो कि मैंने उनको कहा कि नहीं है, तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ना, वजीर तो वही है ना, मुजरमाना गफलत तो है ना सर ये। ठीक है, यानी कि आप मेरे साथ और ऐसे शख्स को वजीर बनाने वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है कि जी 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं हुई। नहीं मीर साहब देखिए, मैं तो ये इसका जिम्मा भी देखें, ये हेडलेस नेशन है, इस मुल्क के अंदर हेड तो कोई है नहीं। हमें एक सूरज की किरण मिली आर्मी चीफ से, आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान पहले सियासत बाद में। आज मैं तो सियासत में रगड़ देता इनको, ठीक है, तो मैंने पाकिस्तान का पहले सोचा, और चीफ ने क्योंकि अपने इदारे का इंतजाम कर लिया है, आसिम मुंदी साहब ने, जनरल साहब ने, तो हम भी कह रहे हैं। तो मैं तो रगड़ ही कुछ नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये मैयत, जनाजे, कॉम्पिटेंस, सर ये अहल लोग, या आपका शौक था अहलियत, जमहूरियत, जनाजों का। ये आप बार बार मुझे ताना मार रहे हैं और सही मार रहे हैं कि हाँ मुझे जमहूरियत का बहुत शौक था और अभी भी है। तो आप भी तो इसी जमहूरियत के जरिए सेनेटर बने। मैं नाअहल हूँ, नालायक हूँ, मैं निकम्मा आदमी काम करके दे रहा हूँ। अहल लोग वाह हो रही है, अहल लोगों के झंडे लगे हुए हैं। नहीं, जब वो आपको कहते हैं कि वजीर बन जाओ, आप कहते हैं मैं नहीं बनता। देखिए सर मेरी बात सुनिए, जब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जितना नाअहल, निकम्मा, नालायक, क्रिमिनल, करप्ट होगा, उतना पाकिस्तान में तरक्की करेगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो इसका मतलब है इस वक्त जो काबीना में लोग बैठे हुए हैं वो नाअहल, निकम्मे और करप्ट हैं। मैं स्पेसिफिक इस काबीना की बात करूं, मैं अपने टाइम की काबीना में, उससे पहले के आगे की, मैं तो सर मेरा तो तैयारी है सर। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स में जुलाई 2024 में करप्शन हुई है तो क्या वजीर जिम्मेदार है या नहीं है? आप कह रहे हैं मुझे जिम्मेदार है सर, हैं? पूरी हुकूमत जिम्मेदार है, पूरी हुकूमत जिम्मेदार है, तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? नहीं सिर्फ कार्रवाई भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? कार्रवाई के लिए भी सर ये जो फाइलें हैं ना, ये कोर्ट से भी मैं छुड़ा के दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि कोर्ट की हेयरिंग में जज को भी बाईपास किया हुआ है। यानी कि जो वजारत का एक बड़ा काबिल काउंसिल है, मैंने पूछा जी आपको पता है कि कितनी दफ़ा आपने कोर्ट में आप लोग गए हैं?
जवाब नहीं था। मैंने उनको बताया इतनी दफ़ा आप लोगों ने, उन्होंने कहा अभी मेरा कोर्ट में भी स्टेटस क्या है, कब आखिरी हियरिंग थी, कब पता नहीं। मैंने कहा 3-4 दिन पहले थी जज साहब के कमरे में, लेकिन मेरे पास उस वक्त भी रिकॉर्ड मेरे पास है। ठीक है, चुप। फिर उन्होंने मुझे कागज़ देखने को भी कहा, तो मैंने दिए था कागजात। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट्स के कागजात है मेरे पास सर, कि अपॉइंटमेंट्स जिस तरीके से की जा रही हैं, इलीगल अपॉइंटमेंट्स इन पोर्ट कासिम अथॉरिटी, द इंटायर मैरीटाइम शिपिंग। अच्छा सर ये एक वजारत के पीछे अगर आप लग जाए, ये मैंने उनसे कहा आप रिवर्स अकाउंटिंग करें। मैंने रिवर्स अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, नालायक हूँ, नाहल हूँ, लेकिन निकम्मा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। रिवर्स अकाउंटिंग में आप बैकवर्ड जाते हैं, पीछे जाते हैं और अपनी बुक्स को प्रॉफिट में लेके आते हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ ना सर, ये पाकिस्तान के लिए एक्चुअली बहुत गलत काम करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, पाकिस्तान में इसका मैं फाइल का जेब में रखता, फ़ोन कराता, अरबों रुपए ले लेता, करोड़ों रुपए ले लेता, कुछ पैसे बना लेता, तो मैं सिस्टम में बहुत एक्सेप्टेबल होता। ठीक है सर, इट इज़ अ डिसक्वालिफिकेशन व्हाट आई एम डूइंग। और माशाल्लाह से आपके पास आए लोग हैं। अभी तो सर 330 मिलियन इक्विवेलेंट रुपए जो अली जैदी ने डॉलर के वो बाकी है। अभी तो सर आप मुझे 14,000 एकड़ में से 35 एकड़ ज़मीन आपके पास है। अली जैदी साहब के दौरे वजारत की भी करप्शन के बारे में सर वो तो 18 से भी मैंने चीज़ें मंगवा ली है ना सर। हाँ। लेकिन उसकी कुछ और साइड है, इनकी कुछ और साइड है। अच्छा, हर चीज़ जो है वो बोर्ड है, फिर कमेटी भी खुद ही बना देते हैं। मिनट्स भी सर, मिनट्स भी मैं निकाल के लाया हूँ सर। मिनट्स अगर आप पढ़ेंगे। अच्छा सर, फिर एक और सुने, इस स्कैंडल के अंदर लोकेशन भी चेंज कर दी गई है। एक और जो अगला स्कैंडल आ रहा है उसमें आपको प्लॉट पहले पीछे मिला था। अच्छा, आपने अली जैदी का जिक्र किया, जब वो मैरीटाइम अफेयर्स के मिनिस्टर थे तो कभी कभी आ जाते थे हमारे शो में, तो उनसे जब हमने एक दफ़ा एक सवाल पूछा था, उन्होंने क्या जवाब दिया था, ज़रा सुन लें। क्या ये दुरुस्त है कि आपने नैब से कांटेक्ट किया और कहा कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करूंगा, मुआहदे वगैरह करूंगा, वो आपसे वेट करवाऊंगा ताकि आप? क्या है सर, जब मैं मिलने गया था, मैंने ट्वीट की तस्वीर, मैं कहा जी आप चाहें तो एक अपना बंदा मुझे दे दें जो मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर साइनिंग वेट करे। मैं चीफ चेयरमैन से एक दफ़ा मिला हूँ और जब गया था बता के गया था सबको, इसलिए गया था। मैं कहा जी मैं जो काम करूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये पहले आपको भेज दूंगा, क्योंकि मेरे अफसर काम करने से डरते हैं। कोई भी काम बोलो ना, ये खरीदना बोलो जी नया वाले, कोई काम ही नहीं करने मांगता था। मैं कहा जी मैं आपको बताऊँ, आप पहले या तो कॉन्ट्रैक्ट वेट कर दें, मैं आपको ये बताने हैं। और दूसरा, ये मेरे एहसास हैं, ये हर साल जमा करा दूंगा, आपको FBR से निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरे से भी ले लें, 5 साल बाद भी देख लीजिएगा। मैं ड्रामाबाजी में नहीं पढ़ूंगा, आप दिस इज व्हाट आई, और मैंने पब्लिकली कहा। तो फैसल वाडा साहब, अली जैदी साहब ने कहा कि मैं जो कुछ भी किया है नैब से वेट करवा के किया है। सर उसको पता है ना कि उनकी काबिलियत कितनी है, काबिलियत के हिसाब से बात कर रहे हैं ना सर। आपने जब क्लिप चल रहा था आपने एक और फाइल खोल लिया। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, इसमें ये किस्सा नैब में भी गया है, नैब का कागज भी लगा हुआ है। ये सर ये देखिए सर, इतनी डिटेल में किसी का बाप काम नहीं कर सकता पाकिस्तान में। ये आपने इकट्ठी की है करप्शन, एवरीथिंग सर। ये तो अली जैदी के दौर की भी है। फोर्ट कासिम को खुद ढूंढने में अपने कागजात 5 साल लगेंगे। हंस रहे थे चेयरमैन साहब, कह रहे थे हाँ बात ठीक कर रहे हैं आप, ठीक। अच्छा, बट मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो ये लगा कि सेक्रेटरी, चेयरमैन ये सब सपोर्टिव है। क्योंकि मैंने उनको पहले ही कहा, वो मैंने जब कहानी सुनाने लगे, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो। ये सपोर्टिव किस चीज़ के हैं? सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब की नाक के नीचे करप्शन होती रही, मिनिस्टर साहब की नाक के नीचे करप्शन होती रही, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मेरी बात है, उससे पहले जो मेन क्रिमिनल्स हैं, वो कौन है? वो जो सर मैं सारे कार्ड नहीं खोलूंगा, मैं बहुत तरीके। पहले तो सर आप इसको अंदाजा लगाए ना, जिन लोगों ने इसको इन सब चीज़ों को साइन करके अप्रूव किया था, वही 72 घंटे में वही लोग इसको कैंसिल कर देते। तो इसका मतलब है वही लोग इस करप्शन में इन्वॉल्व थे? सर नहीं, आप डिफेंड कर रहे हैं आप उनको? नहीं सर, देखिए सर मैं मुद्दा किसी एक पर नहीं डालता। देखिए सर इसकी हिस्सेदारी जो है ना वो सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा क्रिमिनल नेग्लिजेंस, मुजरिमाना गफलत। जैसे पैसे नहीं कमाए उससे क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो की है ना सर। आप अपने घर के अंदर, मीर साहब मुझे एक बात बताया, आपका घर है 5 करोड़ रुपए का, मिसाल ले रहे, आप मुझे वो घर 5 लाख में बेच दें, और 5 लाख के अगेंस्ट 1 लाख रुपए एडवांस ले लें, तो ये क्या किसी की जेब में नहीं जा रहा, तो मुजरिमाना गफलत है। फिर तो आप नॉर्मल आदमी नहीं है ना, उस घर में रहे। ठीक है, ये फ़ोन है आपके, मैं 10 रुपये में दे दो, 4 आने मुझसे अभी ले लो, बाकी 5 साल बाद लेना, और इसकी कीमत हो लाख रुपए। ठीक है, देखिए मीर साहब, ये अभी एक जगह गया हूँ मैं। अभी आप कह रहे हैं आप KPT में भी जाएंगे?
सर मेरे सर फाइल पड़ी हुई है आपके ठीक पास? है सर, उनको मैंने बताया केबीटी चेयरमैन को, गुड मैन, मैंने उसे कहा, उन्होंने कहा बहुत, मैंने कहा मैं जाके दफ्तरों में इनके बैठ जाऊंगा। अंदाजन कितनी करप्शन है केपीटी में भी? सर अरबों मैं सर अरब खरब से नीचे आऊंगा ही नहीं सर। अच्छा, हाँ, फिर मैं आऊँगा करोड़ों पे, फिर लाखों पे और हज़ारों पे। इलीगल भर्तियाँ हैं, उनके अंदर आपस के डॉक्यूमेंट्री, कोई चीज़ इल्ज़ाम नहीं सर, कोई अच्छा, हवाला नहीं। एक सवाल बड़ा अहम है कि ये काम था, ये मिनिस्टर के करने का काम था, आपने एज चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम अफेयर्स आपने ये काम किया है, तो कोशिश करते हैं कि मिनिस्टर साहब को भी ढूंढें, उनसे भी बात करें, लेकिन जो काम फैसल वाडा साहब ने कर दिया ये मिनिस्टर साहब से क्यों नहीं हो सका? और ये हुकूमत के जो इदारे जो हैं, इतने इदारे हैं जो कहते हैं जी कि करप्शन को रोकने के लिए हमने ज़मीन आसमान एक कर दिया, उनको क्यों नहीं पता चला? इस पर मज़ीद बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आप देख रहे हैं कि फैसल वाडा साहब जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम अफेयर्स के चेयरमैन हैं, करप्शन के सबूत फाइलें लेके हमारे सामने बैठे हुए हैं। वाडा साहब, अब जो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ये करप्शन के सबूत इधर पड़े हुए हैं, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई अभी तक। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि करप्शन के सबूत मेरे पास हैं, बाकियों के पास क्यों नहीं, उनकी नाक के नीचे से कैसे हो गया? हाँ, ठीक, सवाल पहला ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये मैं सबूत नहीं रख रहा भाई, उन्होंने मान लिया है ना, उन्होंने कैंसिल कर दिया है ना 72 घंटे के अंदर, उन्होंने कहा कि वापस आ गए ना पैसे। इसका मतलब कि खुलेआम अंधेर नगरी में चोरी दिन के उजाले में हो रही थी। इसका मतलब है कि अगर आप ना बोलते, मैंने यही कहा है, खत्म हो गया था ना चैप्टर, तो क्लियर था, वो तो गंगा में हाथ धो बैठे थे, आगे भी धोने थे, अभी मजीद भी सब रोक दिए। ठीक है, और मैंने जो कहा है उन पर मैंने ये नहीं कहा कि ये सब बातें पुट कासिम के लिए कर रहा हूँ, पीएनएससी के लिए भी ये बात कर रहा हूँ, केपीटी के लिए भी ये बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा खुदा रहा केपीटी के भी चेयरमैन लगना है, चेयरमैन कोई टेक्नोक्रेट, कोई बिजनेसमैन, कोई टॉप ए रेटेड, किसी का जानने वाला पहचानने वाला नहीं, लेकिन कोशिश करें सिविलियन साइड से लें। ठीक है, तीसरी चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये मीर साहब कि मैं आपका सवाल ये होना चाहिए कि कोर्ट से लेकर, इदारों से लेकर, एफआईए से लेकर, नैब से लेकर, वहाँ की अपनी इंटेलिजेंस जो अंदर चल रही है, उनके होते हुए पोर्ट कासिम या केपीटी या पीएनएस मैरीटाइम की मिसाल दे लें, उनके सामने से सब कुछ गुजर गई, अप्रूव होगी, पास होगी, पोजेशन होगा, दे दिया, चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, क्यों नहीं पता चला? इसलिए नहीं पता चला कि पूरा सिस्टम इसका बेनिफिशियरी है। पूरा सिस्टम बेनिफिशियरी है, सिस्टम बेनिफिशियरी ऊपर से लेकर नीचे तक। सर ऊपर ही से तो रोकेंगे तो नीचे आएंगे तो फिर ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, सही कहा ना? सर करप्शन पाकिस्तान में 75 साल कब कब हुई सर? मुझे एक बात, 14,000 एकड़, 3,35,000 जब पाकिस्तान बना, 72-74 की डेट थी, 3,35,000 एकड़ था जमीन। ठीक है सर, किसकी? इधर पोर्ट कासिम की। ठीक है सर, फिर 14,000 हो गई, 14,000 में से आज सिर्फ 35 एकड़ है। और ये 14,000 जो है ये इन्होंने 2018 से 2024 के दरमियान, दिस व्हाट दे क्लेम, मैं समझता हूँ उन्होंने रॉन्ग, गलत बोला है मेरे हिसाब से। इसमें पुरानी कराची की पार्टी का दौर भी है, एमक्यूएम का। हाँ एमक्यूएम का। हाँ, तो अब तो वो हुकूमत की इत्तेहादी है ना, तो हाँ, उसके लेकिन खिलाफ तो कार्रवाई नहीं वो होगी। वाली एमक्यूएम भी नहीं है, खैर anyway। उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होगी ना, क्योंकि वो पार्टी जो है। मेरे साहब आपको कम से कम ना मुझसे मेरे साथ 6 घंटे का शो करना होगा, एक एक कागज, एक एक चीज निकाल के दूंगा जो आगे आने वाली है। अच्छा, अभी आप लेके आएंगे मजीद? हाँ, कुछ तो मैंने बता दिया ना। अच्छा, ये भी है ना, अब क्योंकि आप इस स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरीटाइम अफेयर्स के चेयरमैन हैं माशाल्लाह, तो इस कमेटी में आपके अलावा भी बहुत से मेंबरान हैं। एक सवाल है, इस कमेटी की परफॉर्मेंस के हवाले से बातचीत हो रही है। इस कमेटी में एक मेंबर है एजाज चौधरी साहब हैं, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, और चेयरमैन सेनेट ने उनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए हुए हैं। तो ना तो उनको चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर के बावजूद सेनेट के इजलास में आने की इजाज़त मिलती है, ना ही आपकी कमेटी के इजलास में वो आते हैं। हालांकि रिकॉर्ड गवाह है कि माजी में स्टैंडिंग कमेटी के इजलासों में भी जो असीर अरकान पार्लियामेंट हैं उनको शिरकत की इजाज़त मिलती रही है। तो आपने इनके लिए किसी से बात की है कि इनको इजलास में आना चाहिए? सर मैंने तो जब पहली तहरीक इंसाफ के ऊपर जब मैंने पहली तकरीर की थी सेनेट में आगे, तो मैंने कहा था जिसका जो राइट है वो काले का, सफ़ेद का, मीम, शीम, काफ, पीटीआई, नून, पीपल, किसी का भी है। मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि आज दिनेश कुमार साहब जो हैं,
जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, वो भी मेंबर है ना आपकी जी। उन्होंने आज सेक्रेटरी साहब से कहा है, मेरे तक जो पहुंचा है, कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। हाँ, कहा है ना उन्होंने। मैंने उससे गिला किया आज, उसने इंटरव्यू दिया एक हफ्ता पहले, मेरा दोस्त है, मुझे गिला उसने, मैंने कहा, उसने कहा सर मैं 4 साल से इस कमेटी का हूँ मेंबर, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी जो वावड़ा साहब क्लेम कर रहे हैं, अगर ये क्लेम निकल आया तो हम उसके साथ ठोक बजा के खड़े होंगे। और उसने आज कहा है, उसने कहा जेल होना चाहिए, हमसे धोखा हो रहा है, तो फ्रॉड अब हो रहा है। अगर दिनेश कुमार जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, अगर वो ये कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो अगर ऑपोजिशन पार्टी का भी मेंबर आपके साथ होता इजलास में तो वो ज़्यादा खुल के बात नहीं सर, वो तो साथ देखिए, ऑपोजिशन जो है ना तहरीक इंसाफ, वो तो जमानती है पीटीआई की, ये सारे काम ऑपोजिशन के हैं, कोई एक काम भी ऐसा ऑपोजिशन ने किया ये तो मैं कह रहा हूँ। तो जब ऑपोजिशन का मेंबर देखिए मीर साहब, मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं उन पंजाब की हुक्मरान जमात का नहीं हूँ कि मैं कहूँ मेरी तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं है। मेरी तो पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टी, पूरी दुनिया में ही प्रॉपर्टी है। और मेरे इश्तिहारात 60-60 पेज के नहीं छपते सर, जो पंजाब हुकूमत छपती है, या KPK के 300 पेज की किताब नहीं छपती मेरी। मैं तो सिर्फ काम करता हूँ, काम ही आपका इश्तिहार होता है। जो नाकाम होते हैं उनके इश्तिहार होते हैं, जो कामयाब होते हैं उनके इश्तिहार अच्छा, नहीं आपने अभी बताया कि जी ये तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ठीक है। 500 साल पीछे ले जाए। तो इन तमाम अदवार में जो पार्टियां हुकूमत में थी, पहले परवेज़ मुशर्रफ के साथ, फिर वो नवाज शरीफ के साथ, फिर पीपल्स पार्टी के साथ, फिर PTI के साथ, अब फिर शहबाज शरीफ के साथ, और मैरी टाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी उनके पास थी, वो दोबारा अब कैबिनेट एक्सपेंड हुई है तो उनको भी मिनिस्ट्रियां मिल गई हैं। तो आप ये नहीं समझते कि वो कोशिश करेंगे कि आपका काम आगे ना बढ़े? मुझे पता सर, मुझे नहीं पता कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता। इस मुल्क के अंदर क्रेडेंशियल बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन सर देखिए, मैं तो फिर कहूँगा कि हेडलेस नेशन के अंदर एक हेडलेस मुल्क है। मैं तो चीफ की डायरेक्शन जो उसने पाकिस्तान को दी है कि पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, मैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी ख़त लेकर आऊँ, ये पूरी फाइल और ऐसी चीज़ें उनके आगे भी रखूँगा कि सर, क्योंकि आप फिगर हेड हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्या देखिए, मेरे पास शहबाज शरीफ साहब ने जो आज उनका बयान में पढ़ा, सुन रहा था टीवी के ऊपर, मतलब आपको शौक था ना सर, आप जैसे जितने जमहूरी लोग थे, आपको कायदे आज़म का पाकिस्तान ढूंढना था। नहीं, ये लें भाई, ये रहा पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान। भाई, कायदे आज़म की और जमहूरियत की बात करना को ताना बन गया है। तो ताई आपको जमहूरी यही है ना, इसको नहीं, उसको नहीं, उसकी फैमिली का, उसका बेटा आएगा, उसकी बेटी आएगी, उसका चचा आएगा, मामा आएगा, उसका ताया आएगा, उसका बहन आएगी, उसकी खाला आएगी, उसकी मामा आएगी। इसके अलावा भी दुनिया में कोई है नहीं है सर, है नहीं है। अच्छा, गिव अस अ चांस, ये गिव न्यू ब्लड अ चांस। अब आपकी बात में क्योंकि वजन है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये सुने फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं। मुझे ताना मार रहे हैं कि तुम कायदे आज़म की तालीमात की बात करते हो, जमहूरियत की बात करते हो, लेकिन ये कायदे आज़म और जमहूरियत के नाम पे चंद ख़ानदानों ने पाकिस्तान की सियासत पर अजारादारी कायम की हुई है, और उसके नतीजे में करप्शन होती है जिसको ये बेनकाब करते हैं, और यहाँ बैठकर फिर ये मुझे ताना मारते हैं। ताना तो सही मार रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी सुन लें। कोई नहीं सुनेगा सर, नहीं सुनेगा सर। देखिए, कायदे आज़म साहब की जो तस्वीर है ना, अब आप जाके देखें दफ्तरों में तो उसमें इतना हिस्सा होता है, कुछ तस्वीर ही बनाई हुई उन्होंने इतने हिस्से की, और मैं समझता हूँ, जब मैं उस तस्वीर को देखता हूँ, मैं समझता हूँ इतना ही हिस्सा रह गया पाकिस्तान का, क्योंकि आपको जमहूरी जनाजों का शौक था, बदबूदार एक्सपायर्ड लीडरों का था। मैंने आज चेयरमैन साहब से पूछा, मैंने कहा मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब बताएं, आपने सारी फाइलें पढ़ी हैं? 728 पेजेज हैं, पढ़ें या आपने ब्रीफिंग ली? उन्होंने सच बताया, हमने ब्रीफिंग ली, हमने नहीं पढ़े। मैंने कहा मैंने पढ़े। ठीक है, मैं आपको मेरे साहब कंक्लूड करके, ये नैब को भी जब फाइल जाएगी, सज़ा उनको केस बनाने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोंडे केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, FI को भी भोंडा केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीफ कोर्ट में जाएगी, पहली हियरिंग में हमारे हक में फैसला हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा, लेकिन चलें, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप नहीं देंगे। इस मुल्क के अंदर सर स्टे ऑर्डर, एक स्टे ऑर्डर, उसके पीछे इतना 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 आउट ऑफ कोर्ट में फ्रेम करते हैं सर। इसमें क्रिमिनल, आपको पता है, सब चीज़ें आप छोड़ दें, इसमें सब चीज़ें भी अगर ठीक हो, हर चीज़ अगर बिल्कुल ठीक हो, इसमें आपने ओवरसीज़ कंपनी के साथ डील किया था। वो ओवरसीज़ कंपनी तो कहीं नहीं, पाकिस्तानी आदमी है। चलें फैसल वाडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। अब हम कोशिश करेंगे कि जो इसके मुतलका वज़ीर हैं मैरी टाइम अफेयर्स के, कैसर शेख साहब, अल्लाह करे सर वो कायम दायम रहें अपनी वजारत नहीं, अल्लाह करे कि वो हमें आज टाइम दे दें। हम कोशिश करेंगे कि
आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में उनका वर्शन भी ले लें, क्योंकि उनका वर्शन आना भी ज़रूरी है। एक और चीज़ भी साहब, सॉरी आपको बताना भूल गया, तो बहुत ज़रूरी थी सर आपकी तो वैसे बाकी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लुइस ड्रेफस, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ये प्राइम मिनिस्टर को ईमेल लिख रही है, चेयरमैन पोर्ट कासिम को लिख रही है, मेरे पास भी आ गई है, ठीक है। इंपोर्ट्स की प्रायोरिटी दी जा रही जहाज़ों को, एक्सपोर्ट जिससे डॉलर आ रहे हैं उन्होंने कहा हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर का जो सारे जो राइस कॉरपोरेशन करके दे रही है, 1 बिलियन उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करके दी है। यही मैंने पोर्ट कासिम को कहा कि भाई अगले आधे घंटे 45 मिनट इस मसले का हल करें। अच्छा, एक वक्फा जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए मैरी टाइम जनाब कैसर अहमद शेख साहब से। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको अच्छी तरह पता है कि आज जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरी टाइम है, उसके चेयरमैन फैसल वाडा साहब जो हैं उसने कमेटी के इजलास में इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है उसने 500 एकड़ जो ज़मीन है वो चंद अरब रुपए के इवज़ लीज़ पे दे दी 50 साल की, और 60 अरब का नुकसान हुआ। और बाद में फिर पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने उस लीज़ को कैंसिल भी कर दिया है। लेकिन बहरहाल ये पिछले साल आपकी वजारत के दौरान ही ये लीज़ पे देने का फ़ैसला हुआ था। तो सवाल मेरा ये है कि चले आज तो वो लीज़ कैंसिल हो गई, सब कुछ रिवर्स हो गया, लेकिन क्या इसकी ज़िम्मेदारी आप लेंगे कि ये सारा कुछ आपकी नाक के नीचे हो रहा था? पहला तो अहमद मीर साहब, आपको पता हो कि ये जो बोर्ड है ना, ऑटोनमस है। अच्छा, इनका तल्लक मिनिस्ट्री से नहीं है, इसका अपना बोर्ड है और वही फैसले खुद मुख्तार है, वही फैसले करता है। तो ये 2005 का मामला है, 20 साल पुराना अलाट उस वक़्त हुआ था अलाट। वो ज़मीन जो 500 एकड़ थी और वो सिर्फ 2% पेमेंट उस पार्टी ने की, और वो बाकी पेमेंट का जब तकादा किया गया तो वो कोर्ट में चली गई पार्टी, और कोर्ट में चल रहा था केस। तो अभी इस साल जो आप कह रहे हैं कि आउटसाइड द कोर्ट कोशिश की गई कि इस मामले को सेटल किया जाए, और वो पुराने प्राइस लगा के और उस पर फिर इंटरेस्ट ले के ये रकम बनाई गई। और वावडा साहब का पॉइंट जायज़ था कि 77 लाख रुपए में ये अभी फ़ैसला हुआ, और जो फौरी तौर पे उसके बाद भी केस जो है नैब में चला गया, वो फाइलें जो है 2 महीने के अंदर। और ये जो डिसीजन लिया गया था वो जब हमें पता लगा पिछली कमेटी में, तो मैं खुद गया पोर्ट कासिम में और डिस्कस हुआ, और उसके बाद उन्होंने बोर्ड ने अपना डिसीजन दोबारा लिया। शेख साहब, ऑफर जो है, शेख साहब आप कह रहे हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन जब 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी ऑन मैरी टाइम अफेयर्स का इजलास बुलाया गया और उसमें एजेंडा जो है उसको बता दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया कि एजेंडा जो है ये 500 एकड़ ज़मीन के बारे में है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि एक दिन पहले 26 फरवरी को पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने ये सारा मामला वापस कर दिया। तो ठीक है, मामला तो काफ़ी साल से चल रहा था, लेकिन ये मैच्योर हुआ 9/7/2024 को। चले, ये ऑटोनमस बॉडी है, उसने किया, लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी का इजलास का ऐलान हुआ और एजेंडा सामने आया तो एक दिन पहले उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। नहीं, एक दिन पहले नहीं कैंसिल किया, बल्कि उसमें डिस्कस हुआ। ये स्टैंडिंग कमेटी, मैं मौजूद था जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में, स्टैंडिंग कमेटी मैरी टाइम में सेनेट की, फैसल वावडा साहब ने डिस्कस किया कि ये 500 एकड़ ज़मीन है जो पुरानी अलाट हुई है और आउटसाइड द कोर्ट उसका फैसला किया गया है। शेख साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट है पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 26/2/2025 की। इसमें उन्होंने कैंसिल करने का ऐलान किया है स्टैंडिंग कमेटी के इजलास से एक दिन पहले। हाँ, वो उससे पहले मीटिंग हुई थी ना, स्टैंडिंग कमेटी पहले हुई थी, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो हमने उसको स्टडी किया जाके। मैंने तो जाके चेक किया कि भाई ये क्या किया है बोर्ड ने। तो बोर्ड ने मुझे क्योंकि बोर्ड ने एक ऑफ़र दी हुई थी और वो पेमेंट भी नहीं की थी उस पार्टी ने, तो वो बोर्ड ने ऑफ़र वापस कर दी। आपकी बात दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं। फैसल वावडा साहब ने पॉइंट आउट किया तो उसके बाद ये हुआ। यू आर राइट। अच्छा, अब ये बताएं कि ये तो आज जो स्टैंडिंग कमेटी का इजलास है उसमें एक जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये भी मान लिया कि उन्होंने पहले इजलास में फैसल वाडा के सामने गलत बयानी की थी। तो अब जबकि ये जो भी है थी करप्शन,
और इसको रिवर्स भी कर दिया गया। इसका क्रेडिट जो है वो फैसल वाडा साहब को भी जाएगा, आपको भी जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं तो आज असल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिव्यू मीटिंग बुलाई हुई थी ना, आपको तो पता है पूरी मिनिस्ट्री की। तो मैं तो उधर आज की स्टैंडिंग कमेटी में नहीं था। अगर आज कोई फैसला हुआ है और किसी ने कोई भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ एक्शन करेंगे, ये तो डेफिनेट है। क्योंकि मैं आज की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उस वजह से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी रिव्यू की, जो पिछले 1 साल की कारकर्दगी है, हमारी हुकूमत की शानदार कारकर्दगी है, उस पर डिस्कस हो रहा था। तो मैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। और जो कोई भी अगर कोई इन्वॉल्व है कोई भी मामला, क्योंकि ये तो वापस हो गया, कोई इसमें प्लाट दिया नहीं गया, ये ज़रूर फैसला किया गया था, लेकिन जब पॉइंट आउट हुआ कि ये गलत है तो उसी बोर्ड ने वापस ले लिया। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल में तो आप ये बताएं कि जिस इजलास में आप मौजूद थे उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि अपोजिशन उनके खिलाफ कोई बड़ा स्कैंडल सामने नहीं ला सकी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है जी कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। इसका आप क्या जवाब देंगे? जी ये देखिए ना, ये तो पक्की बात है ना, आप ही बताएं ना, आप तो आमिर मीर साहब सबसे ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। कोई ऐसा स्कैंडल बता दें किसी भी मिनिस्टर का कि कोई वो पॉइंट आउट भी हुआ हो ना, तो ये एक मानना चाहिए जहाँ बेहतरी है। ठीक है, ओवरऑल करप्शन तो ट्रांसपेरेंसी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरऑल करप्शन हमारे मुल्क में हर जगह पे है, हर टेबल पे है, नो डाउट इन इट। और वो लेकिन कोई यानी पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर्स के बारे में या कोई हुकूमत के किसी ख़ास बड़े ओहदेदार के बारे में कोई ऐसा स्कैंडल सामने एटलीस्ट मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा इस साल में। तो ये क्रेडिट की बात है। हाँ, वो भी कम होनी चाहिए जो बाकी छोटे लेवल पे करप्शन हो रही है, या जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसको मेंशन कर रही है, हमें उसको इम्प्रूव करना है, लाजमी करना है, उनका पॉइंट को कंसीडर करना है। यू आर राइट। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। और आप सुना, पहले फैसल वाडा साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया, उसके बाद कैसर अहमद शेख साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है। शेख साहब का कहना यह है जी कि पुराना मामला था, लेकिन वो ये मानते हैं कि फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने करप्शन की निशानदेही की और जो लीज़ है वो कैंसिल हो गई, लिहाजा उनके ख़्याल में करप्शन रुक गई है। लेकिन फैसल वाडा साहब ने आपको बताया कि वो मज़ीद करप्शन भी एक्सपोज़ करने वाले हैं। तो ये काम जो है ये हुकूमत का और हुकूमत के इदारों का है, उन्होंने करप्शन रोकनी है। फैसल वाडा साहब ने एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से जो काम किया है वो आपके सामने है, लेकिन लगता यह है कि करप्शन को रोकने के लिए हुकूमत को कुछ मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।